हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ली थी, जिसमें हमने तीनों एक्टिविटीज़ के बारे में देखा था। ठीक है, याद है आपको? देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फिर हमने फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में देखा था। अभी के वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, इनके फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बनाया जाता है फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर एंड होता है उस ईयर एंडिंग को ये बनाया जाता है। ठीक है, ये भी जो हमारा ईयर एंडिंग है, जैसे सपोजिवली 31 मार्च, तो उस दिन ये बनाया जाता है। फिर बात करते हैं हम अंदर की। तो देखिए, इसका जो फॉर्मेट है उसमें आपको तीनों एक्टिविटी से, ठीक है, पहले आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये निकालना है। ठीक है, फिर आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है, फिर आपको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालना है। तीनों एक्टिविटी से आपके जो कैश फ्लो निकलेंगे, ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, इन तीनों एक्टिविटी से आपके कैश फ्लो को आप क्या करोगे, ऐड या लेस करोगे। ठीक है, कुछ जो है कैश फ्लो आ सकते हैं, कुछ कैश यूज भी आ सकते हैं। ठीक है, मतलब एक आधी टर्म आपके माइनस में भी हो सकती है। जब ये माइनस में होती है तो उसे हम यूज्ड कहते हैं, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इस तरीके से। ठीक है, और अगर ये प्लस में होते हैं तो उसे हम कैश फ्लो कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? फिर देखिए, फिर हमें क्या करना है कि जब हम इसकी फाइनल टोटल लगाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इस चीज को हम कहेंगे नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, ये बात यहाँ पे। फिर इसके बाद में देखिए, इसके बाद में आगे क्या करना है, फिर उसके अंदर क्या करना है, आपको ऐड करना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड करोगे तो अगर आपका जो आंसर आता है ये अगर आपका क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर होता है, तो इसका मतलब आपने इस क्वेश्चन को सही किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो फॉर्मेट दिखा ना, अपन ने जो देखा ये फॉर्मेट, ये सिर्फ फॉर्मेट कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है उसका है। तो ये तो बहुत ईजी है, तीनों एक्टिविटी से निकाले हैं आपने, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, फिर तीनों को ऐड किया है तो नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। उसमें आपको ऐड करना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तब आपके क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये फॉर्मेट क्या है, ईजी है। ठीक है, लेकिन इनके अंदर आपको जो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इनसे जो आप कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, इनसे आपको इंडिविजुअली कैलकुलेशन करनी होगी। वैसे तो ये बहुत बड़ा बनता है, लेकिन इसमें सिर्फ शॉर्ट फॉर्मेट में आपको लिखा गया है। इसके बाद में ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, इससे आपकी कैश फ्लो की कैलकुलेशन कैसे होगी वो आपको देखना होगा, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैसे होगी वो आपको देखना होगा, और फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैसे होगी वो आपको देखना होगा। ठीक है, इसके बाद में ये फॉर्मेट आपके सेम चलेगा। फिर देखिए, आगे बढ़ते हैं हम, फिर पॉइंट ए की बात करते हैं। पॉइंट ए है कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए, यहाँ पे क्या है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो मेथड है। मैं आपको एक बार बता देती हूँ, पूरा जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बनाने के दो मेथड है। एक तो आपके पास आ जाता है डायरेक्ट और एक आ जाता है इनडायरेक्ट मेथड। दो मेथड है आपके पास। अब देखिए, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में जो चेंजेस है वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज का है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, उसके अंदर जो चेंजेस हैं उसकी वजह से ही ये मेथड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हुआ है। बाकी दोनों एक्टिविटी जो है, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग, वो दोनों ही मेथड में सेम तरीके से निकलती है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे हेड डाल दिया है कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उससे जो कैश फ्लो आप निकालते हो उसको निकालने के दो मेथड हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी दोनों एक्टिविटी तो दोनों ही मेथड में क्या रहती है,
सेम रहती है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के 2 मेथड है, ठीक है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालने के 2 मेथड हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी दोनों एक्टिविटी तो दोनों ही मेथड में सेम रहती है, ठीक है। इसलिए ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर देखिए अब हम लेते हैं, देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो देयर आर 2 मेथड्स ऑफ इट, इसके क्या है 2 मेथड्स हैं। 2 मेथड कौन कौन से हैं? एक तो आ जाता है डायरेक्ट मेथड, एक कौन सा आ जाता है डायरेक्ट मेथड, जिसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। एक तो आपकी आ जाती है प्रत्यक्ष विधि और दूसरी आपकी आ जाती है इनडायरेक्ट मेथड, जो कि क्या है अप्रत्यक्ष विधि है, ठीक है। ये 2 मेथड आपके सामने होते हैं। अब इसमें हम पहले बात करते हैं किसकी, डायरेक्ट मेथड की। तो डायरेक्ट मेथड में देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को निकालने का क्या स्टेटमेंट है। इसमें देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को निकालने का एक परफॉर्मा आपको बनाना है, जिसमें सिंपल सा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से जो आप कैश रिसीव कर रहे हो वो आपको यहाँ पे लिखना है प्लस में, ठीक है। फिर आप लिखोगे, देखो कैश फ्लो कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, ये लिखोगे। इसमें इसके बाद में लिखोगे कैश पेड टू द सप्लायर, सप्लायर को जो आपने कैश पेड किया, ठीक है, वो आप लिखोगे माइनस में लिखोगे, क्योंकि क्या हो रहा है आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, और ये क्या हो रहा है इनफ्लो हो रहा है, ठीक है। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड, जो आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है तो क्या हो रहा है आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, ये हमने लिखा। फिर हम क्या लिखेंगे इधर, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब बिजनेस के ऑपरेशन से हमें कितना कैश जनरेटेड हुआ, ये हम निकालेंगे। अगर इसमें से हम लेस कर देते हैं, क्या करते हैं हम लेस माइनस कर देते हैं इनकम टैक्स पेड, ठीक है, इनकम टैक्स जो पेड किया वो माइनस कर देते हैं, तो हमारे सामने क्या आता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या आता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इसकी जगह पे क्या आ सकता है दूसरा इसकी जगह पे आ सकता है नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। ये कब आ सकता है, जब ये वाला जो हो माइनस में आए। अगर माइनस में आए तो आपके नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, ठीक है। अब इसमें 3 लाइनें हैं। जो कैश रिसीव हुआ है कस्टमर से, जिनको हमने सेल्स किया था, माल बेचा था, ठीक है, उनसे जो कैश रिसीव हुआ है वो हमारे लिए इनफ्लो हुआ है, तो वो लिखना है। कैश पेड टू सप्लायर, हमने जो अपने सप्लायर है जिनसे हमने माल परचेज किया था, ठीक है, गुड्स परचेज किया था, उनको जो पेमेंट किया है वो माइनस करना है। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो आपने पेड किए बिजनेस के लिए वो आपको माइनस करने हैं। तो आपका जो भी कैश जनरेटेड होगा ऑपरेशन से वो आपके सामने आ जाएगा, और उसमें से इनकम टैक्स पेड करोगे तो आपके आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो ये तो है आपके फॉर्मेट इसका डायरेक्ट मेथड का, ठीक है। इसके बाद में इसके अंदर जो चीज़ें हमने लिखी है, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में वर्किंग नोट में देखते हैं। देखिए अब ये जो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर है ना, वो कैसे निकलेगा, क्योंकि हमारे जो कस्टमर है ना वो 2 तरह के हो सकते हैं, क्योंकि हम सेल्स 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। सेल्स कैसे कर सकते हैं हम, सेल्स के लिए हमारे पास तरीका है, एक तो हो जाती है हमारी कौन सी कैश सेल्स, ठीक है, दूसरी कौन सी हो जाती है क्रेडिट सेल्स। ये 2 बातें तो आपको पता है, एक तो सेल्स कैसी हो जाती है कैश सेल्स हो जाती है, दूसरी कैसी होती है क्रेडिट सेल्स हो जाती है, ठीक है। तो जो कैश सेल्स होती है उससे तो डायरेक्ट ही हमें क्या मिल जाता है कैश मिल जाता है, लेकिन ये जो क्रेडिट सेल्स होती है ना, इससे हमें डायरेक्ट कैश रिसीव नहीं होता है, क्योंकि इससे हमारे डेटर्स क्रिएट होते हैं और डेटर्स या फिर बीआर जो होते हैं उसमें कन्वर्ट होता है, उसके बाद में उनसे हमें कैश रिसीव होता है, ठीक है। इसलिए जो ये कस्टमर से कैश रिसीव होता है ना, उसको कैलकुलेट करना जरूरी है। तो देखिए कैसे होगा ये, इसके लिए स्टेटमेंट बनाओगे छोटा सा,
जो आपकी कैश सेल्स है उसे तो आप डायरेक्ट ही लिख दोगे, ठीक है, क्योंकि उससे तो डायरेक्ट ही आपको कैश मिल गया। अब क्रेडिट सेल्स जो होती है ना उसको भी आप लिखोगे, ठीक है। उसको लिखने के बाद में, क्योंकि कैश और क्रेडिट दोनों ही सेल्स हो गई, उसके बाद में उसमें ऐड करोगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ किसका, डेटर्स का और किसका, बीआर का। डेटर का और बीआर का ओपनिंग बैलेंस ऐड करोगे और उसमें से लेस करोगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर एंड बीआर, ठीक है। लेस करोगे तो आपके सामने आएगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से आपने कितना कैश रिसीव किया है, ठीक है। अब इसके लिए ये भी हो सकता था कि आप कैश सेल्स को अलग रख के और क्रेडिट सेल्स में ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर का एडजस्टमेंट करके जो फाइनल आपको कैश रिसीव हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक तरीके से ये जो इंफॉर्मेशन है ना इतनी, देखिए इसको समझाने का एक तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो इतनी इंफॉर्मेशन है कैश और ये यहाँ तक की, ये पूरी की पूरी किससे रिलेट रख रही है, डेटर अकाउंट से, ठीक है। क्योंकि क्रेडिट सेल्स किया हमने, हमारे पास ओपनिंग में कितने डेटर थे, ठीक है, वो हमारे पास देखिए हमने इतना क्रेडिट सेल्स किया, हमारे पास इतने ओपनिंग डेटर और बीआर थे। अगर उसमें से हम अपने क्लोजिंग डेटर और बीआर माइनस कर दे तो हमें पता चल जाएगा ना कि हमें डेटर से कितना कैश रिसीव हुआ, ठीक है। हमें क्या पता चलेगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स पता चलेगा हमें, ठीक है। तो ये एक तरीका है और ये तो ऐड में जा ही रहा है और डेटर से जो कैश रिसीव हुआ है वो इसके साथ में एडजस्ट होकर के ऐड हुआ जा रहा है, ठीक है। इससे आपको पता चला कि आपके कस्टमर से आपको कितना कैश रिसीव हुआ है। इसके लिए इसको एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है, कैश सेल्स लिखो, क्रेडिट सेल्स लिखो, उसमें ऐड करो ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर एंड बीआर और लेस करो उसमें से क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर एंड बीआर, ठीक है। तो ये तो था कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर कैसे निकालते हैं। अब इसी तरह हम बात करते हैं कि ये जो कैश पेड टू सप्लायर और क्रेडिटर है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जो हम सप्लायर को कैश का पेमेंट करते हैं ना, ठीक है, और क्रेडिटर को, उसके लिए हमें क्या करना होता है। तो देखिए कई बार क्या होता है ना, ये जो कहानी जैसे परचेज तक, यहाँ तक की इंफॉर्मेशन हमें लानी पड़ सकती है कई बार, ठीक है। इसके आगे तो मैटर सेम ही है। जैसे ये आपके पता चल गया कि क्या है, क्रेडिट परचेज है, ठीक है, ये पता चल गया। तो क्रेडिट परचेज में अगर आप क्या ऐड कर दो, ये ऐड कर दो ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर एंड बीपी, ठीक है, और लेस कर दो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर एंड बीपी, तो आपको क्या पता चल जाएगा कि आपने कितना पेमेंट किया है, ठीक है, अपने क्रेडिटर्स को पता चल जाएगा। मतलब इतने तक आने के बाद में ये इंफॉर्मेशन कैसे बन जाती है, आपका जो क्रेडिटर अकाउंट होता है ना उसके जैसे, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर एंड बीपी प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर एंड बीपी, तो पता चल जाएगा ना कैश पेड टू क्रेडिटर कितना आया, ठीक है। इससे क्या पता चलता है, कैश पेड टू क्रेडिटर, क्लियर। फिर देखिए अब बात करते हैं कि कई बार हमें क्वेश्चन में पता ही नहीं होता कि हमारी परचेज कितनी है, तो हम कैसे पता करेंगे कि हमने पेमेंट कितना किया है, ठीक है। तो इसके लिए जो ऊपर से ये स्टेटमेंट चालू हो रहा है कि आपको पता होगा कि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है। अगर नहीं पता होगा तो हमें पता है कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। सेल्स माइनस जीपी से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, अगर दे रखी होगी तब तो ठीक है, नहीं दे रखी है तो सेल्स माइनस जीपी से इसे कैलकुलेट कर दो, ठीक है। इसके अंदर ऐड कर दो ओपनिंग, इसके अंदर ऐड कर दो आप क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ऐड करो क्लोजिंग स्टॉक और लेस करो ओपनिंग स्टॉक, तो आपको क्या मिल जाएगी, परचेज मिल जाएगी, ठीक है। और ये परचेज कैसी परचेज होगी, आपके क्रेडिट परचेज होगी, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है। अब देखिए ये जो बात है इतनी इतनी जो बात है, इससे हमें क्या पता चल रहा है, अभी अभी हमने रेशियो एनालिसिस पढ़ा है चैप्टर, इससे हमें पता चलता है कि ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ना, वो आपने देखा होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूले के थ्रू ही हम पता कर रहे हैं परचेज, ठीक है। आपको पता है, अभी मैं फॉर्मूला लिख के बताती हूँ आपके सामने, चीजें आपको देखो क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक
प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब सपोजिटली आपके पास परचेज नहीं है और वो कि हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करते थे? रेशियो एनालिसिस में सीखा आपने, सीओजीएस के अंदर ओपनिंग स्टॉक जो है उसे तो करो लेस, ठीक है, क्योंकि देखिए सीओजीएस यहाँ पे है तो लेस में आ जाएगा आपके ओपनिंग स्टॉक और प्लस में क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो आपकी क्या आ जाएगी? परचेज। ये तो फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते थे रेशियो एनालिसिस में, तो बस उसी फॉर्मूले को इन्होंने क्या किया है? फॉर्मेट के अंदर डाला है। ठीक है, ये इसको याद करने की आपके क्या है? ट्रिक है, ये याद करने की ट्रिक है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस में आपके पास परचेज नहीं होगी, सेल्स होगी, जीपी होगी, सारी इंफॉर्मेशन होगी, तो पहले परचेज कैलकुलेट करोगे। ठीक है, परचेज में फिर आप वही एडजस्टमेंट करोगे जो आप क्रेडिटर अकाउंट में करते हो। ठीक है, क्या करते हो? आपके परचेज जो क्रेडिट परचेज होती है उसमें आप ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर एंड बीपी ऐड करोगे और लेस करोगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर एंड बीपी, तो फाइनली आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना कैश पेड किया है सप्लायर को। ठीक है, और ये आपका क्या होता है? कैश का आउटफ्लो होता है। क्लियर? तो ये आपके कैसा आता है? माइनस में आता है। ठीक है, मतलब ये आपके आएगा, कैश आउटफ्लो होगा। फिर चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को पेड करने का जो आपको कैलकुलेशन करना है उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। एक तो देखिए यहाँ पे 4 चीज़ें मैं आपको समझा देती हूँ। 4 चीज़ें आपके सामने आ सकती है, कौन कौन सी? एक तो आपके सामने आएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, ओपनिंग में। ठीक है, फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस क्लोजिंग, फिर आपके सामने एक और आएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी ओपनिंग और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्लोजिंग। ठीक है, ये 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपने किसी स्टार्टिंग में, जैसे एक ईयर है, यहाँ पे हम एक ईयर का एग्जांपल ले लेते हैं। एक ईयर हमारे सामने है, सपोजिवली 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है 2020 को, ठीक है, और एंड हो रहा है 31 मार्च 2021 को। ठीक है, ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है। अगर मैंने इसकी स्टार्टिंग में, ठीक है, अगर मैंने इसकी स्टार्टिंग में, ओपनिंग में अगर मैंने कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस किया है तो वो किससे रिलेट करेगा? इसी ईयर से रिलेट करेगा ना, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस हमने स्टार्टिंग में किया है, तो स्टार्टिंग में किया है मतलब इसी ईयर से रिलेटेड में क्या होगा, तो वो आपके इस ईयर से रिलेट करेगा। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे क्लोजिंग डेट को प्रीपेड एक्सपेंसेस किया तो क्या वो मेरे इस ईयर से रिलेट करेगा? नहीं, क्योंकि वो तो नेक्स्ट ईयर के लिए होगा। ठीक है, इस ईयर की एंडिंग में किया है, प्रीपेड किया है, पहले से ही पेड किया है, तो वो किसी आने वाले ईयर के लिए किया है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस ओपनिंग जो होते हैं वो इसी करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेट करते हैं। ठीक है, जबकि क्लोजिंग आने वाले ईयर से रिलेट करते हैं। इसी तरह अगर हम आउटस्टैंडिंग की बात करें तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो ओपनिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग का मतलब है बाकी है, जिसका पेमेंट आपने नहीं किया है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होगा कि जिसका पेमेंट आपने नहीं किया है। तो देखिए, अगर वो स्टार्टिंग में हुए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है अगर ईयर की स्टार्टिंग में हुए तो क्या वो इस ईयर से रिलेट रखते हैं? नहीं, क्योंकि इस ईयर की तो अभी स्टार्टिंग हुई है, तो आउटस्टैंडिंग कहाँ से हो गए? तो मतलब ये आउटस्टैंडिंग इससे प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, तो ये इस ईयर से रिलेट नहीं करते हैं क्योंकि इसके प्रीवियस ईयर के हैं। और अगर आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग की बात करें, ठीक है, तो जो क्लोजिंग होता है ना वो तो इसी ईयर से रिलेट करते हैं।
क्योंकि इसी ईयर के अंदर हमने उसका पेमेंट नहीं किया, इसलिए वो क्लोजिंग है। ठीक है, क्लोजिंग डेट पे है। तो ये क्या रहेंगे आपके, इस ईयर से रिलेट करेंगे। तो ये दोनों तो जो होते हैं वो तो फाइनेंशियल ईयर से रिलेट करते हैं, जबकि ये दोनों नहीं करते हैं। इसी का ही एडजस्टमेंट यहाँ पे किया गया है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसमें क्या एडजस्टमेंट किया है। देखिए, फॉर्मेट है आपका कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चार्ज इन P&L, P&L के अंदर जो भी चार्ज किया है उसको एक बार यहाँ पे लिख दो, क्योंकि P&L में तो हम आगे आने वाले पीछे जाने वाले सारे ईयर का लिख देते हैं। ठीक है, एडवांस और प्रीपेड और सब कुछ लिख देते हैं, आउटस्टैंडिंग वगैरह। तो P&L में जो लिया है ना वो हमें यहाँ पे लिखना है, एक बार लिख दिया। इसके बाद में क्या करना है, उसमें ऐड करना है प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द एंड। एट द एंड उसको ऐड क्यों करना है, क्योंकि वो इस ईयर से फाइनेंशियल ईयर से रिलेट नहीं करता है। ठीक है, अभी मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी ना, वापस ध्यान रख लीजिए। देखिए, वापस यहाँ पे लिखी है मैंने, ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है क्लोजिंग वाले, ठीक है, ये हमारे फाइनेंशियल ईयर से रिलेट नहीं रखते हैं, इसलिए हमें इन्हें वापस ऐड करना है। ऐड क्यों करना है, क्योंकि हमने जो हमारे P&L में लिखे हैं ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में पहले इनको क्या कर दिया है, लेस कर दिया है। ठीक है, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो एक्सपेंसेस को ऑलमोस्ट क्या करते हैं, लेस ही करते हैं, तो इसको लेस करके रखा हुआ है। तो वापस उसको करंट कंडीशन में लाना है, इसका इफेक्ट खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। ठीक है, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो बिगिनिंग वाले जो कि इस ईयर से रिलेट नहीं रख रहे थे, ठीक है, उनको भी वापस क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि वो पहले प्रीवियस में आपने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। ठीक है, और लेस क्या करना है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस जो बिगिनिंग वाले हैं, जो कि अभी तक आपने लेस नहीं किए हैं, वो आपको लेस करने हैं, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो कि आपके एंडिंग में चल रहे हैं उनको आपको लेस करना है, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, आपके इसी ईयर से रिलेट रखते हैं, इसलिए इसमें से लेस होंगे। ठीक है, फिर होंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड फॉर करंट ईयर। करंट ईयर के लिए आपने कितना पेमेंट किया वो आ जाएगा। ठीक है, हो गया क्लियर। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट आ जाएगा इनकम टैक्स पेड। जो इनकम टैक्स आपने पेड किया, इसके अंदर जो हमने स्टेटमेंट देखा था ना, ये वाला देखो, ये वाली चीज़ हमने पढ़ ली, ये पढ़ ली, और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड का पढ़ लिया। अब इनकम टैक्स पेड कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट करना है वो देख लेते हैं। तो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स पेड, इसके अंदर क्या क्या लेना है आपको। इसके अंदर देखिए, इनकम टैक्स चार्ज टू P&L के अंदर जो चार्ज किया गया है इनकम टैक्स, वो आपको यहाँ पे लिखना है, और इसमें ऐड करना है आपको इनकम टैक्स पेएबल एट द बिगिनिंग। जो बिगिनिंग में पेएबल है उसको आपको ऐड करना है। ठीक है, और लेस करना है इनकम टैक्स पेएबल एट द एंड। जो एंडिंग में आपका पेएबल है उसको लेस करना है। मतलब वही है कि अगर स्टार्टिंग में पेएबल है तो वो इस ईयर का नहीं है। ठीक है, जैसे ये हमारा ईयर था 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था 2020 को, ठीक है, एंड हो गया 31 मार्च 2021 को। ठीक है, तो ईयर की स्टार्टिंग वाले जो है इनकम टैक्स, ठीक है, तो वो तो इस ईयर के है ही नहीं, वो तो प्रीवियस ईयर के है, लेकिन आपने P&L में उनको क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था, तो उन्हें वापस क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, और इनकम टैक्स पेएबल एट द एंड, जो एंड वाले हैं वो आपके इसी ईयर से रिलेट करते हैं, जो कि अभी तक आपने कुछ उसका ट्रांजेक्शन किया ही नहीं है, तो उसको आपको लेस करना है। ठीक है, क्योंकि जो एंडिंग वाले होंगे उसका तो अभी तक आपने पेमेंट किया ही नहीं है, तो उसका पेमेंट करोगे तो उसको लेस करोगे। ठीक है, तो इनकम टैक्स पेड फॉर द करंट ईयर आपके आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं डायरेक्ट मेथड से जो आपका ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसको बनाने के जो चारों टर्म्स हैं वो कैसे कैलकुलेट होते हैं वो हमने अभी इसके अंदर देखे हैं। ठीक है, यहाँ तक हम देखेंगे, फिर नेक्स्ट में हम इनडायरेक्ट मेथड से ये कैसे बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड देन अगली एक्टिविटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे।